इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म आदि की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इनकी सामन्यता होती है तो उसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गो। रात के घने अंधेरे में देहरादून की सड़क पर दो लड़कियां हाथों में शॉपिंग बैग्स लिए चल रही थी। अब आप लोग सोचते रहे होंगे, दो लड़कियां, वो भी अकेले सुनसान सड़क पर। हम बताते हैं, हमारा नाम दुहा अहमद खान है और ये जो हमारे साथ है वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है ईसा जायसवाल। ईसा दुआ की अम्मी अब्बू से लड़ झगड़ कर अपने साथ अपनी बहन की शादी में देहरादून लेकर आ गई। शादी के शॉपिंग में दोनों इतने ज़्यादा हो गए कि उन्हें टाइम का पता नहीं चला। नतीजा ये कि दोनों को कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिला। कैब वाले की स्ट्राइक थी और वे कभी भी बुक नहीं कर सकती थी। दोनों हाथों में बैग लिए सड़कों पर दोनों को पैदल चलना पड़ रहा था। हमारे बराबर में चल रही लड़कियां, इसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। दुआ ने मन की मन सोचा और ईसा को घूर कर देखते हुए तेज आवाज़ में खींचते हुए बोली, यार ईसा, और इतना चलना है? मतलब ईसा बोलते, यार और कितना चलना है? हमसे अब और नहीं चला जाएगा क्योंकि हम थक चुके हैं, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। ईसा ने वही कहा जो पिछले 1 घंटे से बोलती आ रही है, बस 10 मिनट और दुआ हम पहुंचने वाले। दुआ बस 10 मिनट और चलो। मतलब चूतिया बना रही है। दुआ ने उसी अपनी कंजी आंखों से घूरा, मतलब कंजी यानी स्पष्ट आंखों से घूरा और इस बहुत मतलब बस बहुत हुआ गया, बस बहुत हो गया। इतनी देर तूने बार बार 10 मिनट बोल कर मेरा चूतिया पाना बढ़ा दिया और कुछ नहीं, तू 10 मिनट बोल रही है। तो दुआ ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज़ और उसका गुस्सा देखकर ईसा डर गई। ईसा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी एक तेज रोशनी दोनों की आंखों पर पड़ी एक तेज रोशनी, और दोनों ने अपने एक हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया। जैसे ही वह रोशनी उनकी आंखों पर हटी, दोनों ने हाथ हटाया और सामने देखा एक कार तेज रफ्तार से चली आ रही थी। ईसा ने उसकी कार को देखकर कहा, क्या इसका ड्राइवर ड्रंक है? देखने से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। दुआ ने अपनी नज़रें कार के ऊपर गड़ाए हुए ही कहा। अपने दोनों खड़े उस कार को देख ही रहे थे कि तभी उस कार के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया और कार पलट गई। ओह माय गॉड! और घिसटती हुई दूर तक चली गई। पहली बार दोनों ने लाइव एक्सीडेंट देखा था। दुआ ने खुद से ही कहा, 20 साल की लाइफ में पहली बार लाइव एक्सीडेंट देखा है। ओह माय गॉड! उसे महसूस हुआ कि ईसा ने अपने हाथों को कसकर पकड़ा है। एक धीमी और डरी आवाज़ दुआ के कानों में गई, दुआ चल यार जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब दुआ बोलती है कि यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने लाइव एक्सीडेंट देख लिया है, मैंने कभी नहीं देखा था। तो अब दुआ क्या कहती है, डर तो उसे भी लग रहा था। अरे हम ऐसे थोड़ी ना जा सकते। दुआ ने सोचा, कहाँ ईसा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिनका एक्सीडेंट हुआ है। दुआ का इतना कहना था कि ईसा उस पर बरस पड़ी। तेरा दिमाग खराब हो गया? हमें इन सब में नहीं पड़ना, तू चल यहाँ से। दुआ जानती थी ईसा नहीं मानेगी। उसने भी अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया और अपनी इमोशन डायलॉग मारा। अगर उसकी जगह हमारा कोई फैमिली मेम्बर होता तब तो तू भी यही कहती। दुआ का इतना ही कहना था कि ईसा उसे घूर कर देखने लगी, मानो कह रही हो, बस कर, मेरी माँ कितना ब्लैकमेल करेगी अपनी इस इमोशनल डायलॉग से। ईसा की खामोशी बता रही थी उसकी हाँ है। मतलब ईसा ने इमोशनल डायलॉग मारा तो वो चल पड़ी। दोनों ही धीमे कदमों से उस उल्टी पड़ी कार के पास गए। एक आदमी की दर्द से कराने की आवाज़ दुआ के कानों में गई और उसने जल्दी से कहा, देखो ईसा, वो जिंदा है। ईसा ने झुलसते हुए कहा, कान पर मेरे पास। ईसा का गुस्सा होना जायज़ था कि दुआ ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों मिलकर उस आदमी को कार से बाहर लाए
अब ये उस देखने के दोनों की बहुत डर लग रहा था कि सर पर चोट लगने की वजह से चेहरा फूट खून में भीग गया था। शक्ल भी पहचान नहीं आ रही थी। उस आदमी की आंखें बंद थी और सांसें धीरे धीरे धीमी हो गई थी। उस आदमी के पास बैठे दोनों सोच रही थी अब आगे क्या करना है। उसकी हालत देखकर दोनों को दिमाग ने जैसे कि काम ही करना बंद कर दिया। तभी ईशा ने तेज आवाज़ से कहा, अरे इसकी तो सांसें रुक गई, क्या सच में ये मर गया? दुआ ने पूछा। दुआ की बातें पर ईशा ने झुलसते हुए कहा, सांसें रुक गई है तो मर ही गया होगा ना। दुआ ने इसकी बात को इग्नोर किया और उसकी गर्दन के लेफ्ट साइड में उंगली रखकर प्रेस करके उसकी हार्ट बीट चेक की। इनकी हार्ट बीट तो चल रही है, दुआ ने कहा, पर ये सांसें क्यों नहीं ले रहा? ईशा ने कहा, इसकी सांसें वापस आ जाएगी, पर तुझे इसे अपनी सांसें देनी होगी। दुआ ने कहा, दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा बॉयफ्रेंड है क्या? तू जानती नहीं मैं नहीं करूँगी। मतलब दुआ ने कहा कि मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैं इसके मुंह पे मुंह लगा के सांसें कैसे दूंगी इसको? तू बचाना चाहती है इसी तो कुछ कर, जब तक एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मतलब तू इसको सांसें दे जब तक मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। ईशा ने जवाब दिया और उठकर फ़ोन लेकर दूसरी साइड चली गई। दुआ को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसने अपने सामने लेटे हुए आदमी को देखा जो मौत और ज़िंदगी के बीच रास्ते पर खड़ा था। उसकी यह हालत हुआ उसके अतीत की याद दिला रही थी। न जाने दुआ को क्या हुआ। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके होठों को थोड़ा खोलकर उस पर अपने होठ रख दिए और अपनी सांसें देने लगी। जब ईशा कॉल करके पीछे मुड़ी तो दुआ को अनजान आदमी को अपनी सांसें देता देखकर चौंक गई। ईशा ऐसी खड़ी होकर उसे देख रही थी जैसे वो कोई स्टैचू हो। कुछ समय बाद उस आदमी के साथ दोनों हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वह एक वार्ड बॉय की हेल्प से दोनों उसे अंदर ले जाने लगी। तभी रिसेप्शन ने दोनों को रोका और कहा, पहले फॉर्म फिल करो फिर अंदर ले जाना। बताओ ये भी कोई बात हुई? आदमी यहाँ इतना घायल है और इन्हें फॉर्म पर फिल करने की पड़ी है। तो दुआ ने खुद से कहा और अपनी कंजी आंखों से उस रिसेप्शन को घूरने लगी। दुआ ने बिना एक पल गवाए फॉर्म फिल कर दिया। जैसे ही वो जाने कोई रिसेप्शन नहीं उसे फिर से रोका। अपने पेशेंट के साथ अपना रिलेशन तो मेंशन किया ही नहीं। दुआ कुछ कहती उससे पहले ही वार्ड बॉय ने कहा, अरे देख नहीं सकती, ये इनकी वाइफ है, जरा इन्हें कपड़े देखो, इनकी हस्बैंड का खून इनकी कपड़ों पर कैसे लगा है। बॉयफ्रेंड की बात सुनकर दुआ ने अपने मन ही चीखते हुए कहा, हस्बैंड? ये हमारा हस्बैंड नहीं है। अरे हम तो बस इनकी मदद कर रहे थे, हम तो इनके जानते भी तक नहीं। दुआ ने ललचार की इसे ईशा की तरफ देखा और उसे ऊपर मन हंसी रही थी। दुआ की हालत पर तरस खाकर ईशा ने अपने पास और उसके कान में धीरे से बोली, ये तो रायता फैलाया है, नहीं इसे भी तू समेटेगी, कुछ ही मत लिखना। दुआ ने एक बार फिर हाथों में पेन पकड़ा और वाइफ के कलम पर टिक कर दिया। शर्मा लिख दिया, दिव्या शर्मा लिख दिया। डॉक्टर अंदर उस आदमी का ऑपरेशन कर रहे थे। दोनों ही बेंच पर बैठी थी। बार बार दुआ और दुपट्टे को हाथों से मसल रही थी। ईशा इतना गुस्सा थी कि वो दुआ के बात ही नहीं कर रही थी। तभी ऑपरेशन रूम का डोर अपने हुआ और डॉक्टर बाहर आए। क्या वो ठीक है डॉक्टर? दुआ ने जल्दी से पूछा। यही टाइम पर ले आई अपने उन्हें, वरना बचाना मुश्किल होता। मतलब डॉक्टर बोलता है कि आप टाइम पे ले आए, अगर टाइम पे नहीं लाते तो उनकी मौत हो जाती। डॉक्टर की बात सुनकर दुआ ने स्माइल किया ही था कि अगले पल वो उससे छिन गई। डॉक्टर ने अपने बात को जारी रखते हुए कहा कि पर अभी खतरा टला नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है। उनका जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ब्लड बैंक से भी पता किया है, वहाँ पर भी नहीं है। डॉक्टर की बातें पर दुआ ने कहा, उनका ब्लड ग्रुप क्या है? दुआ के सवाल पर डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा। दुआ उनके देख का मतलब अच्छे से समझ रही थी कि ओ नेगेटिव बहुत ही रेयर है।
उनकी बात सुनकर दुआ ने जल्दी से कहा, ये ग्रुप तो हमारा भी है, हमारा ब्लड ले जाइए। दुआ की बातें से डॉक्टर तो खुश हो गए थे, पर ईसा वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। ईसा ने दुआ के कानों में धीरे से कहा, पागल हो गई क्या? दुआ ने ईसा को समझाते हुए कहा, अब इतनी मेहनत हमने उससे बचाने की है, ऐसा थोड़ा से न मरने देंगे, ऐसे ही थोड़ा मरने देंगे। थोड़े से खून की तो बात है, हम अभी देख कर आते हैं। दुआ अपनी बात कहकर चले गए तो वहीं ईसा गुस्से बड़बड़ाते हुए खुद बोली, बोल तो ऐसे रही है जैसे खून नहीं पानी दे रही है। दुआ को उसी रूम में ले जाया गया जहां उस आदमी को रखा था। बेड से लिपटी हुई दुआ उस बोतल को देख रही थी जिसे उसके शरीर में निकाल रहा ब्लड इकट्ठा हो रहा था और दूसरी तरफ से लेटे उस आदमी के शरीर में जा रहा था। दोनों के बीच की दीवार पर्दे की थी। पर्दे के इस तरफ दुआ और पर्दे के उस तरफ वो आदमी। ब्लड डोनेट करते हुए दुआ बाहर आई तो उसके कदम लखड़ा गए और इससे पहले गिरती ईसा ने संभाल लिया। उसे ताने देते हुए बोली, कहाँ तो 2-4 बोतल ब्लड और डोनेट करवा दूँ। दुआ ने पलटकर ईसा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके ताने सुनती रही। ईसा ने दुआ को पानी पिलाया और बोली, घर चलते हैं, यहीं रहना का इरादा है क्या? दिल तो मान ही नहीं रहा, पर ईसा से पंगे नहीं ले सकते थे हम। दुआ ने सोचा, अपनी गर्दन छोटे बच्चे की तरह हाँ में हिला दी। ईसा दुआ और हाथ पकड़ के हॉस्पिटल से बाहर ले जाने। दुआ ना कदम हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे, पर नजरें रूम के देख रही थी जिस रूम में वो आदमी था। बढ़ता हुआ फासला उसे ऐसे फील करवा रहा था कि जिसे बहुत कीमती कुछ उसके पीछे छूट गया। देर रात दोनों घर पहुंची। कल शादी थी तो सब सो चुके थे। दबे पांव दोनों भी अपने रूम में जाने लगी। तभी एक कड़क आवाज़ दोनों के कानों में गई। पीछे मुड़कर देखा तो सामने लेडी डॉन खड़ी थी, ईसा की दादी का अनीता जायसवाल। वो दोनों के पास आ गई और दोनों के कानों में पकड़ मोड़ते हुए बोली, ये कोई टाइम है? तुम दोनों घर आने अभी क्यों आई? सीधा सुबह आती। दीदी की बात सुनकर दुआ दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। घड़ी भी दोनों की साफ साफ चुगल कर रही थी और रात के 3 बजा रही थी। ईसा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, दीदी ऑटो नहीं मिला रहा था। दीदी ने अपनी छड़ी उठाई और ईसा के बैक पर मारते हुए बोली, ईसा अच्छा झूठ नहीं मिला, इससे अच्छा झूठ नहीं मिला। ईसा चलाते हुए बोली, हाय दीदी प्लीज़ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। दीदी ने दोनों के कान छोड़े और आंखें से डरती हुई बोली, सच बताओ। उनका लहजा कुछ ऐसा झूठ उनसे बोला नहीं जाता, तो दोनों ने सच ही बता दिया। उनकी बात सुनकर खुशी से दीदी ने दोनों के माथे और चूमे और सोने के लिए बोलकर चली गई। क्रमश ये थी कहानी का पहला भाग। पढ़कर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, और अगला भाग पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे।